नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी विषय की हमसफर सुनीता। आशा करती हूँ आपको नया रास्ता का अध्याय दूसरा पसंद आया होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो जल्दी से पढ़ ले, क्योंकि मैं आज नया रास्ता का अध्याय तीसरा पढ़ाने यानी समझाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करें। अध्याय तीसरा। अमित व मायाराम जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे थे। बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। अब मायाराम जी, अमित, उनकी पत्नी और बेटी मीनू को देखकर वापस मेरठ आ गए हैं। वह घर पे पहुंचे भी नहीं कि वह उन्होंने एक सज्जन को देखा। वह उनका इंतजार कर रहा था। जब उन्होंने उनसे बातें की तब पता चला कि वह भी तो मेरठ में ही रहते हैं और उनका नाम है धनीमल जी। और वो उनका नाम धनीमल है, इससे ही पता चल जाता है कि वह कितने धनी है। वास्तव में वो बहुत अमीर थे। मायाराम जी व धनीमल जी की कुछ समय तक बातें होती रही। धनीमल जी ने अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने उसका फोटो मायाराम जी के सामने रख दिया। शादी में 5 लाख रुपए लगाने के लिए कहा। वास्तव में धनीमल जी इसलिए आए थे कि वह अपनी बेटी सरिता का रिश्ता अमित से जुड़ाना चाहते थे। इसलिए वह अपने साथ फोटो भी लेके आए थे और वह फोटो वह मायाराम जी को दिखा रहे थे। और ना कि सिर्फ फोटो दिखा रहे थे, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि मैं दहेज देने को तैयार हूँ। शादी में 5 लाख रुपए में खर्च करूंगा। मायाराम जी तो दहेज विरोधी थे। उन्होंने धनीमल जी से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अभी एक लड़की देख कर आए हैं, पसंद भी आ गई है सबको। मायाराम जी दहेज विरोधी थे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दहेज लेना मुमकिन नहीं समझते थे। उन्होंने उनसे कहा भी, उनसे यानी धनीमल जी से कहा, भाई दहेज की तो बात मत करो, मैं तो दहेज विरोधी हूँ। और रही बात शादी की, तो हमने तो अभी अभी एक लड़की को पसंद भी किया है। वे नहीं चाहते थे कि एक बड़े घर की लड़की लेकर वे अपने बेटे को बेच डाले। उसके पाँव में वो बेड़ियां डालना चाहते थे। देखो बच्चों, अब यहाँ पे मायाराम जी का स्वभाव पता चल जाता है। यदि कभी पूछा जाए मायाराम किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका स्वभाव कैसा था, तो यहाँ से पता चल जाता है। सबसे पहली बात तो वह दहेज विरोधी थे और उन्हें दहेज लेना और देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था यदि मैं दहेज लूंगा तो मेरी धारणा तो यही होगी कि मैंने अपने बेटे को बेच डाला। और एक बार कोई भी चीज़ हम बेच डालते हैं तो उस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं रहता। फिर यह तो मेरा बेटा है, फिर मैं उसे उसके पैरों में बेड़िया कैसे डाल सकता हूँ। मायाराम जी के मना करने पर भी धनीमल जी ने कहा, मेरी तो बस 3 बेटियां ही है, मेरे मरने के बाद सब कुछ इन्हीं का है। फिर भी धनीमल जी नहीं माने। वो फिर से मायाराम जी से कहने लगे, देखो मुझे बेटा नहीं है, मेरे 3 बेटियां ही है। और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद मेरा जो भी कुछ धन संपत्ति है वह सब मेरे बेटियों को ही मिलेगी। यह कहकर वे उठ खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूंगा। और जाते जाते फिर से बोले, देखो मैंने जो कहा है वो अच्छी तरह से सोचो, थोड़ा विचार करो। मैं कल वापस आऊंगा और आपसे बात करूंगा। सरिता का फोटो उनके सामने था। माताजी, पिताजी, अमित, वो उसकी बहन, सभी ने उस पर विचार किया। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। देखो अभी तो उन्हें घर आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ कि वह धनीमल जी आ गए, क्योंकि वो मीनू को देखने के बाद घर पे आकर विचार विमर्श करने वाले थे। लेकिन उन्हें उतना समय ही नहीं मिला, क्योंकि धनीमल जी भी उनकी बेटी का रिश्ता लेके आ गए थे और उन्होंने वो फोटो उनके बेटी का भी वही रख दिया था। अब ये सब सोच में पड़ गए, क्या करे क्या ना करे। तभी उनके पिताजी बोले, भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है, तो क्या हुआ,
पढ़ी लिखी है, काफी गुणवती लगती है। उसके बात करने का तौर तरीका मुझे तो बहुत पसंद आया। फिर सभी सोच विचार ही कर रहे थे कि पिताजी बोले, मुझे तो मीनू बहुत पसंद आ गई है। देखो कितनी अच्छी है, साधारण परिवार है, पढ़ी लिखी है, कितने सारे गुण हैं उसमें, बात करने का उसका तौर तरीका भी कितना सुंदर है, मुझे तो वह बहुत पसंद आ गई। माताजी शायद कुछ पैसे की तरफ झुक चुकी थी। वह बोली, रूप रंग में तो कम धनीमल जी की लड़की भी नहीं है। फोटो दिखाते हुए बोली, देखो फोटो, कैसे तीखे नाक नक्श है इसके, और भाई तौर तरीके आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। अब क्या हुआ, माँ को थोड़ा पैसों का लालच आ गया, क्योंकि धनीमल जी ने कहा था कि वह 5 लाख रुपए दहेज में देंगे। इसलिए माँ को अब सरिता का फोटो अच्छा लगने लगा था। वह कहने लगी, रंग रूप की बात क्या करे, मीनू भी तो साधारण थी, और सरिता भी तो कुछ कम नहीं दिख रही है, उसके भी तो नाक नक्श बहुत अच्छे हैं। और रहा तौर तरीका, तो उसका तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि हम किसी को भी देख के उसका तौर तरीके का अंदाजा नहीं लगा सकते। वह अंदाजा हम तब लगा सकते हैं जब वह व्यक्ति हमारे साथ रहने लगती है। ऐसा माँ का कहना था मायाराम जी के लिए। तभी अमित की बहन मीनू ने फोटो उठा लिया। किसका फोटो? सरिता और मीनू दोनों का फोटो उठाकर सामने देखने लगी। सरिता के कटे हुए बाल उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे, पर नाक नक्श में मीनू से ज्यादा अच्छी नहीं थी, जो अमित की बहन थी मधु। फिर उसने क्या किया कि चलो, पिताजी को तो मीनू पसंद आ रही है, माताजी को तो सरिता पसंद आ रही है, तो उसने क्या किया, दोनों फोटो उठाकर सामने रख दिए और सोचने लगी। सरिता के बाल कटे हुए थे, वो थोड़ी आधुनिक थी, तो वो कटे हुए बालों में थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, किंतु जहां तक नाक नक्श की बात है तो वहां तो मीनू अच्छी लग रही थी। तभी अमित ने माताजी से प्रश्न किया, माँ, बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? देखो, पिताजी का कहकर हो गया, माताजी का भी कहकर हो गया। रही बात मधु की, तो उसने भी बता दिया। अब बारी आई अमित की, तो अमित माँ से प्रश्न पूछता है, माँ, जो अमीर घर की लड़कियां होती है ना, वह क्या हमारे साधारण परिवार में रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? माँ को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं है, इसलिए माँ बोल पड़ी, बेटे, व्यवहार का तो किसी का भी पता नहीं चलता है, न तो सरिता के बारे में कुछ कहा जा सकता है और न ही मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। जब अमित माँ को कहता है कि सरिता शायद इस घर में मिलजुल कर नहीं रहेगी, तब माँ कहती है, देखो बेटा, फोटो देखने से, 2-4 बातें करने से किसी भी आदमी का पता नहीं चलता है, उसके स्वभाव का पता नहीं चलता है। उसके स्वभाव का पता तो तब चलता है जब वह हमारे साथ रहता है। फिर भी माँ, देख लो तुम्ही, कहकर अमित चुप हो गया। अमित एक अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा था, किंतु वह अपने माता पिता के आगे ज्यादा बात नहीं कर सकता था, अपने विचार ज्यादा नहीं बता सकता था। उसके पिताजी को भी इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लेकर आएगी, शायद परिवार वालों के साथ मिलजुल कर न रह सके। परंतु अमित की माँ ने तो धन के सपने देखने शुरू भी कर दिए थे, इसलिए उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक न चली। अंत में यही निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और मीनू के यहाँ मना करने का पत्र लिख दिया जाए। लड़के वालों के दिल में भी अंतर्द्वंद होता है। बच्चों, पेन उठा लो और हो सके तो इस पंक्ति को भी हाईलाइट कर लो, क्योंकि पूछा जाता है कि लड़के वालों के भी मन में अंतर्द्वंद होता है
और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मीनू के भी मन में अंतर्द्वंद था, उसकी छोटी बहन आशा के भी मन में अंतर्द्वंद था, और अब यहाँ मेरठ वालों के मन में भी अंतर्द्वंद है। इस अब भला इनके मन में अंतर्द्वंद क्यों? अंतर्द्वंद यानी मन ही मन सवाल जवाब पूछना, क्या करे क्या ना करे, इसे कहते हैं अंतर्द्वंद। जब भी किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार करने की बात आती है, तब लड़के वालों को भी बड़ी तकलीफ होती है। और वही तकलीफ अमित के परिवार के सभी के हृदय में हो रही थी। मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, इसी सोच में सभी लग गए थे। तभी माता जी ने एक योजना बनाई, एक युक्ति सूझी। वह बोली, मीनू की बहन कैसी लगी? देखो, अब किसी का तो हृदय इतना कोमल तरह से सोचने का नहीं था, इसलिए सभी सोच में पड़े थे क्या करें क्या ना करें। लेकिन माता जी बड़ी चालाक थी। उन्होंने कहा, देखो मैं आप सभी को एक युक्ति यानी योजना बताती हूँ कि पहले मुझे यह बताओ कि मीनू की बहन कैसी लगी सबको। मीनू की बहन? वो तो मीनू से भी ज्यादा सुंदर थी, पिताजी ने जवाब दिया। लेकिन पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि मीनू की बहन का यहाँ पे क्या संबंध है। रिश्ता तो मीनू का था, उसके बहन के लिए थोड़ी था। तब माँ कहती, अरे तुम समझते नहीं हो, तुम एक काम करो, कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है, यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते तो मीनू नहीं आशा की करे। तो पिताजी बोलते, इससे क्या होगा? अरे क्या होगा क्या, छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़ी ना कर देंगे। माँ को बराबर पता था कि हमारे समाज में बड़ी बेटी के होते हुए छोटी की तो कोई करेगा नहीं, बस रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। माता जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोली, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो। परंतु यह क्रूर योजना पिताजी के समझ में नहीं आई, और आती भी कैसे, क्योंकि मायाराम जी साफ दिल के थे। वह किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते थे, वह किसी लड़की वालों का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। परंतु ज्यादा जोर देने पर उन्हें उनके पत्नी का सुनना पड़ा और पत्र लिखना पड़ा। जब वह पत्र लिखने बैठते हैं तब पिताजी बोलते, अरे अमित की माँ, मुझसे तो यह सब नहीं हो पा रहा है, ऐसा तुम क्यों करने को कह रही हो? देखो ना, हमारी भी तो एक बेटी है मधु, यदि हमारे साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करेगी तो हमारे दिल पर भी क्या बीतेगी। माँ ने गर्दन हिलाकर बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल के हो। जब पैसा पास होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती। देखो बच्चों, यहाँ पे भी इस पंक्तियों को तुम पेन से अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यह हमेशा पूछा जाता है कि जब पैसा पास होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती। इसका मतलब यह है, यदि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है और तुम दहेज देने के लिए तैयार हो तो बिना शादी की कोई लड़की घर पे बैठी नहीं रहती है। अच्छी से अच्छी जगह पर रिश्ता हो ही जाता है, भले उस लड़के में गुण हो या ना हो, लेकिन उसका रिश्ता तो हो जाता है, ऐसा माँ सोचती है। अमित की माँ पिताजी को उकसाती रही, उकसाती यानी तैयार करना कि चलो मेरी बात सुनो, आप क्यों नहीं सुन रहे हो, और पत्र लिखने को मजबूर कर दिया। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि शायद उनसे कोई घोर अपराध हो गया था। उनकी मनस्थिति विकल हो गई थी। उन्हें आभास था उस पीड़ा का, उस दुख का जो पत्र मिलने के बाद लड़की वालों को होना था। मायाराम जी कोमल दिल के थे, उन्हें पता था जब भी किसी लड़की का रिश्ता होने जाता है और जब उन्हें ना सुननी पड़ती है, रिश्ता टूट जाता है, उस समय उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी। बस यही सब मायाराम जी को पत्र लिखते समय बहुत आभास हो रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था उन्हें कि ऐसा करना बुरा है।
वह भली भांति जानते थे, किंतु अपनी पत्नी के आगे उनको कुछ ना चली। देखो, यह अध्याय यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।